मुझे किसी जाहिल से शादी नहीं करनी। पता नहीं आगा जान को इस स्टूपिड में क्या नज़र आया कि मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की को इसके साथ ब्याह दिया। रुताबा गुस्से से खोलती अपने सिंगार को नोचने लगी। जो ही अलमारी खोली तो सामने नित नई नाइटीज़ और एंटीमेसी आइटम्स देखकर दंग रह गई। इसी लम्हे एहजाम ने इसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसकी गर्दन के तिल पे लब रखते ढोल की थाप में तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। बड़ी हवेली के सहन में तमाम मेहमान जमा होकर गीत गा रहे थे। वो इनके हजूम के दरमियान बैठी सख्त बेजार हुई और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए अपनी अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी खुदा का वास्ता है मुझे कमरे में भिजवा दें, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। इसकी वालिदा ने इसे घूर कर देखा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, बैठो यहाँ कुछ देर और। लेकिन वो ज़िद्दी और हठ धर्म लड़की वहाँ से खड़ी हुई और हजूम को चीरते हुए एक कमरे की तरफ बढ़ गई। वहाँ आकर इसने सुकून का सांस लिया। अजीब है यार, दादा जान को भी क्या पड़ी थी कि मेरी शादी इस जाहिल इंसान से करवा दी। मैं दादा जान को बता दूंगी कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ और इसे ख़त्म करना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही इसका निकाह हुआ था और वो इस कदर जलाल में थी कि इसका दिल चाह रहा था हर चीज़ तहस नहस कर दे। इसने अपना दुपट्टा उतार कर दूर फेंका और गहरे गहरे सांस लेने लगी। हैवी ज्वेलरी में इसका सांस घुट रहा था। इसने ज्वेलरी पटक कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंकी और शीशे में अपना आप देखने लगी। वो बेहद खूबसूरत थी और इस वक्त कामेदार मेहरून लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर खुशी का कोई शायबा न था। कहाँ मैं पढ़ी लिखी और कहाँ वो गांव का अजट गवार ज़मींदार। क्या मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी? ये हवेली वाले समझते क्या हैं कि ये लोग हर किसी को ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं दादा जान को बता दूंगी कि मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। अभी सिर्फ निकाह हुआ है ना, मैं वापस लौट जाऊंगी और फिर दोबारा कभी यहाँ पलट कर नहीं देखूंगी। इसने खुद कलामी के से अंदाज में कहा और अलमारी खोलकर अपना आरामदायक सूट निकालने लगी। लेकिन ये क्या, वो एक झटके से पीछे हुई। वहाँ अलमारी में नित नई नाइटीज़ और इंटीमेसी आइटम्स लिटक रही थी और इनके साथ और भी बहुत ऐसा कुछ रखा हुआ था जिसे देखकर इसकी आंखें फैल गई। ये क्या है? वो हैरत से पीछे की तरफ हुई और फौरन से अलमारी का दरवाज़ा बंद करते गहरे गहरे सांस लेने लगी। ये मैं किसके कमरे में आ गई हूँ? इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने मौजूद शख्स पर नज़र पड़ते ही वो अपनी जगह उछल पड़ी। वो कोई और नहीं, इसका शौहर एहजाम था, जिसे थोड़ी देर पहले इसने इंतहाई मजबूरी में अपने निकाह में कबूल किया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, एहजाम ने इसे कमर से खींचकर खुद के करीब किया और इसकी गर्दन के पास झुककर इसके कान के करीब सरगोशी करने लगा। क्या फरमा रही थी आप मोहतरमा? मैं जाहिल हूँ, अजड़ हूँ, गंवार हूँ, और कोई खूबी रह गई है मेरी गिनवाने को? रुताबा का सांस जैसे सीने में अटक गया। वो इसकी मजबूत गिरफ्त से खुद को छुड़वाने लगी, लेकिन वो इसे अपनी बाहों के मजबूत हिसार में ले चुका था। इसके फुलादी हाथ इसे अपने गिर्द घेरा तंग करते हुए महसूस हुए। छोड़े मुझे, खुदा का वास्ता है, छोड़ दे मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो रो पड़ी तो एहजाम ने इसे बाजुओं से थामकर अपने करीब किया। क्या खराबी है मुझ में? मैं तुम्हारा आशिक हूँ और जाहिल हूँ या नहीं, ये तो मेरे साथ रहकर पता चलेगा ना तुम्हें। रुदाबा दूर जाकर खड़ी हो गई। इसने फटी फटी निगाहों से एहजाम की तरफ देखा जो इसे घूर रहा था। खबरदार, जो आप मेरे करीब भी आए या मुझे हाथ भी लगाया तो मैं आपसे नफ़रत करती हूँ और नफ़रत करती रहूँगी। और ये जो इतनी बेहूदगी फैला रखी है ना आपने। इसका ये जवाब सुनकर वो मुस्कुराया। तो आप देख लीजिएगा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। समझते क्या हैं आप खुद को? वो उंगली उठाकर इसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहने लगी। मेरी बिल्ली होकर मुझ पर ही मियाऊं कर रही हैं। क्या हो गया है, बीवी हो तुम मेरी, और हाँ, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। एहजाम की बात सुनकर इसके कान की लोएं तक सुर्ख पड़ गईं। यहाँ कोई सुकून से रहने क्यों नहीं देता मुझे? वो आंखों में आंसू भरकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और इसे अपने पीछे एहजाम की भरपूर हंसी की आवाज़ सुनाई दी।
कमरे में आकर वो बेड पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। अभी जिस कैफियत से वो गुजरी थी, इसे सोचते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए और इसने रोना शुरू कर दिया। तभी इसे वो दिन याद आया जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आई थी। ये 3 महीने पहले की बात थी, जब थकी हारी वो घर में दाखिल हुई तो अपने सामने बैठे एक उम्र रसीदा बुजुर्ग को देखकर हैरान रह गई। वो बुजुर्ग इसे देखते ही फौरन से अपनी जगह से खड़े हुए और इसे शफकत से सर पर हाथ फेर कर मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगे। ये हमारी रुदाबा है ना? माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है, देखो तो सही। हुसैन, तुमने इसे मुझसे दूर रखा, लेकिन ये बिल्कुल तुम्हारी माँ पर गई है। इस बुजुर्ग की बातें सुनकर वह हैरान रह गई और अपनी वालिदा की तरफ देखा। इशारों ही इशारों में पूछने लगी कि ये कौन है। तो इसकी वालिदा ने इसे घूर कर देखा और दुपट्टा सर पर रखने का कहा। इसे सख्त कोफत होने लगी। इसने बुलाकर अपनी वालिदा की बात पर अमल करके दुपट्टा उसी वक्त सर पर ले लिया। तभी इसके वालिद साहब हुसैन आगे बढ़े और उन्होंने दादा जान का तारफ रुदाबा से करवाया। रुदाबा बेटा, ये आपके दादा हैं और आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो फौरन से अपने सर को झुकाकर इनसे मिलने लगी तो इसके दादा बेहद खुश हुए। अम्मी, मैं थक गई हूँ, वो इनके करीब आकर सरगोशी नुमा अंदाज में कहती हुई अपने कमरे में आई। ये दादा जान यहाँ क्यों आए हैं? इससे शक होने लगा। वो कमरे में जले पैर की बिल्ली की मानिंद यहाँ से वहाँ टहलने लगी। थोड़ी देर बाद इसकी वालिदा वहाँ आई तो वह फौरन से खड़ी होकर इनके पास आई। अम्मी, दादा जान यहाँ क्यों आए हैं? और आप और अबू दोनों इनकी राह में बिछे बिछे जा रहे हैं। क्या बात है, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? इसकी छठी हिस्स तेजी से काम करने लगी। नहीं, तुमसे भला क्यों कुछ छुपाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। खाना खाकर सो जाओ। दादा जान भी आराम कर रहे हैं, शाम को हवेली के लिए वापस लौट जाएंगे। रुदाबा ने सुकून का सांस लिया और थोड़ी देर सोने के लिए लेट गई। शाम को इसकी आंख खुली तो घर में कोई भी नहीं था। शायद अम्मी अबू स्टेशन पर छोड़ने गए होंगे। इसने खुद से अंदाज़ा लगाया और बालकनी में आकर चाय का कप लबों से लगा लिया। तभी इसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। इसने बेध्यानी में नंबर देखे बगैर कान से लगाया तो एक मर्दाना आवाज़ उभरी। कैसी हैं आप? वो हैरानी से फ़ोन कान से हटाए देखने लगी। अब ये कौन नमूना है? इसने फ़ोन दोबारा कान से लगाया। जी, आपको किससे बात करनी है? फ़ोन पर हंसने की आवाज़ आई। मुझे आपसे ही बात करनी है। आप रुदाबा ही हैं ना? ये सुनना था कि इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ना मैं आपको जानती हूँ, ना आपका नंबर मेरे पास मौजूद है। तो फिर आप मुझे कैसे जानते हैं? और आप हैं कौन भला? आपका तारुफ किया है? वो जल भुनकर बैठी वहीं कुर्सी खींचकर इस शख्स को खरी खरी सुनाने लगी। आप मुझे जानती हैं या नहीं, लेकिन अब आप मुझे अच्छी तरह जान जाएंगी। पर एक बात तो तय है, मैं आपको बचपन से जानता हूँ। ये सुनकर इसके कान खड़े हो गए। आप मुझे बचपन से जानते हैं? इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि फ़ोन पर कौन है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब आप भी मुझे जान जाएंगे। मैं बहुत जल्द आपको अपना बना लूँगा। ये सुनकर इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और इसने मोबाइल बंद करके एक तरफ फेंक दिया। ये क्या हो रहा है? इसका सर दर्द से फटने लगा। तभी घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो उठकर खोलने के लिए आई तो सामने इसकी अम्मी मौजूद थीं। उन्होंने अंदर आते ही अपनी चादर एक तरफ उतार कर रखी और इससे पानी का मुतालबा किया। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? इसने एकदम से अपना चेहरा आईने में देखा और फौरन से मुस्कुरा दी। नहीं नहीं, तो कुछ भी नहीं। इसने अपनी अम्मी से बात छुपा ली क्योंकि वो इन्हें टेंशन में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। बस काम की थकन है, यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बोझ भी है, इसलिए इसकी वालिदा ने इसे अपने पास बिठाया और इसके माथे पर बोसा दिया। बस बेटा, अब तुम्हारे आराम के दिन शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी के ख़त्म होते ही हमने तुम्हारी शादी का सोचा है। ये सुनकर वो उछल पड़ी। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो मुझे अपना कैरियर बनाना है, बहुत आगे जाना है और आप हैं कि शादी की बेड़ी मेरे पाँव में डालने के लिए तुली हुई हैं। ये सुनना था कि इसकी वालिदा हंस पड़ी। तुम्हें खैर मैंने बताया नहीं? क्या नहीं बताया अम्मी? इसने इनकी बात काटकर फौरन से पूछा तो उन्होंने किचन की तरफ इशारा किया। मैंने चूल्हे पर दाल रखी हुई थी, लगता है अब जल गई होगी। इसकी वालिदा ने फ़ौरन से बात पलट दी क्योंकि इसके चेहरे को देखकर उन्होंने ये मौखर कर दिया कि वो इसे फिर कभी सच बताएंगी।
کہ दादा जान यहाँ क्यों आए थे। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। वैसे मुझे किचन में कोई दाल नज़र नहीं आई थी। वो जैसे ही अंदर आई तो दाल तो मौजूद थी, लेकिन चूल्हा बंद था। अम्मी आप भी ना चूल्हा बंद करके गई हैं और कहती हैं कि दाल जल गई होगी। वो हंस पड़ी। रात के खाने के वक्त इसके वालिद साहब ने इसे अपने कमरे में बुलाया। पहले तो वो खूब हैरान हुई, क्योंकि इसके वालिद साहब जल्दी सोने के आदी थे। जी बाबा जान, आपने बुलाया। वो कमरे में आई। वो इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी। बेटा, आज तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने बताया कि दादा जान क्यों आए थे। इसने नफ़ी में सर हिलाया और अपनी अम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने नज़रें चुरा लीं। वो जानती थी कि जो बात इसके वालिद साहब इससे करने जा रहे हैं, इस पर रुतबा का रद्द अमल ज़रूर आएगा। क्या बात है बाबा जान, आप पहेलियाँ क्यों भिजवा रहे हैं। वो अपने बाबा की चहेती थी, इसलिए इनकी बात सुनकर पूछने लगी तो वो मुस्कराए। बेटा, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। वॉट? वो उछल पड़ी और इसने हैरत से अपनी वालिदा की तरफ देखा। मेरा रिश्ता मुझसे पूछे बगैर तय कर दिया। इसकी आवाज़ लर्ज उठी, लेकिन अपने बाबा के ख्याल से इसने अपनी आवाज़ को धीमी रखना मुनासिब समझा। बेटा, इसमें कोई हर्ज नहीं है और तुम्हारी बात तो बचपन से तय है। हम तो बस अमल दरामद कर रहे हैं। दादा जान खुद चलकर इतने सालों बाद हमारे घर आए हैं, तो मैं इनकी बात कैसे टाल सकता था। वो मेरे बाबा जान हैं और मेरा एहतराम इन पर फ़र्ज़ है। माना कि कुछ वजूहात की बिना पर हम इनसे अलग रहे, लेकिन हम खून के रिश्तों को झुटला नहीं सकते। इसके बाबा ने आहिस्तगी से इसे समझाया तो इसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। बाबा, मेरे ख्वाबों का क्या होगा। मैं एक शहरी लड़की हूँ, देहात में जाकर कैसे रहूँगी। इसकी ये बात सुनकर इसके वालिद साहब हंस पड़े। बेटा, तुम भी ना कैसी बातें सोच लेती हो। वो वहाँ देहात में बड़ी हवेली में रहते हैं, इनके नौकर चाकर सब कुछ मौजूद हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, बस इनकी रवायात की पासदारी करनी होगी। ये सुनकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, इसने इतना कहा और कमरे में आकर रोने लगी। अम्मी, आपको इतनी जल्दी क्यों थी मेरी शादी करने की। इसके बाबा ने इसकी वालिदा को इसके कमरे में भेजा था ताकि वो इस जज्बाती लड़की को कुछ समझा सकें। बेटा, ये दादा जान का फैसला है और हम इनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। काफ़ी अरसे से हम इनसे अलग रहे हैं। वजह हमारी शादी थी। हमने पसंद से शादी की, इनकी रवायात को तोड़ा, लेकिन ये भी इनका बड़ापन और ज़र्फ़ है कि वो हमसे मिलने यहाँ तक चले आए और एक बार फिर से दोनों घरानों को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस रिश्ते की बात चलाई है, ताकि सब कुछ आसानी से हो सके। अब तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो। एहसाम अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का है, तुम्हारे ताया का बेटा है। वो भड़क उठी। मुझे किसी देहाती से शादी नहीं करनी और ये बात आप यहीं ख़त्म कर दें तो बेहतर है। मैं इससे शादी ही नहीं करना चाहती। मैं पढ़ी लिखी लड़की एक जाहिल गवार से कैसे शादी कर लूं। इसकी वालिदा ने इसे घूर कर देखा। बदतमीज़ी तुम पर ख़त्म है। ये जाकर बताओगी कि मेरी वालिदा ने मुझे ये बदतमीज़ी सिखाई है और मेरे बाप ने कभी मेरी कोई तरबियत ही नहीं की। ये बात सुनकर इसके माथे पर बल पड़े। ये आप कैसी बातें कर रही हैं। मैं तो सिर्फ आपसे कह रही हूँ, बदतमीज़ी भी नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे दादा जान का फ़ैसला कबूल नहीं है। मैं यहीं शहर में रहकर किसी शहरी लड़की से ही शादी करूँगी। देहात वालों के बारे में मैंने खूब सुना हुआ है। वो अच्छे खासे बदलिहाज होते हैं और जाहिल गवार होते हैं और औरतों को बस बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं और इन पर अपनी अजारादारी कायम करना जैसा अपना हक समझते हैं और औरतों को इनके हकूक़ भी पूरे नहीं देते। और आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ होकर अपनी पढ़ी लिखी बेटी को वहीं सौंप रही हैं जहाँ मेरा कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वो रो पड़ी थी। इसकी वालिदा ने अफसोस से इसकी तरफ देखा, गहरी सांस भरी और फिर इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी। तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं इनसे एक दो बार मिल चुकी हूँ। इसकी वालिदा ने इसे कहा तो इसने रुख फेर लिया और अपने आंसू साफ करते बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसने रात का खाना भी नहीं खाया और यूनिवर्सिटी चली आई, जहाँ अक्सा ने इसे देखकर इसके उतरे चेहरे का राज पूछा। क्या बात है, कल तक तो तुम बहुत चमक रही थी और आज तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं। वो रो पड़ी थी। अक्सा, मेरे माँ बाप ने मुझे हवेली के एक अजट जाहिल गवार से ब्याहने का सोच लिया है। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ।
अक्सा ने गौर से इसका चेहरा देखा और हंस पड़ी। यार, जाहिल गवार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम हवेली जाकर रहोगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वहाँ हर किस्म के ऐशो आराम होंगे, नौकर चाकर होंगे। मेरी बात मानो तो हाँ कर दो, इसमें खराबी ही क्या है, सब कुछ तो मौजूद होगा। वहाँ तुम पढ़ी लिखी होना, इसे भी फिर पढ़ाई की तरफ राग़िब कर देना या फिर शहर ही आ जाना, इसमें इतना मसला क्या है। इसने अक्सा की तरफ हैरान की निगाहों से देखा। तो तुम भी अब मेरे वालिदैन की हम ख्याल बन गई हो। वो गुस्से में वहाँ से खड़ी हुई और क्लास की तरफ निकल गई। अक्सा ने कंधे अचकाए। पागल लड़की, पता नहीं इतने अच्छे मौके को क्यों ज़ाया कर रही है। मैं होती तो कभी इनकार ना करती। वो एक बार फिर से अपनी किताब में झुक गई। शाम को वो घर वापस आई तो इसे ड्राइंग रूम से अब्बू के साथ किसी मेहमान की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। इसे ऐसा लगा था कि जैसे ये आवाज़ इसने कहीं सुन रखी है। कानों में रस घोलने वाली आवाज़ जो भारी गंभीर थी और जिसे सुनकर एक अच्छा तासुर दिल में महसूस होता। इसने ड्राइंग रूम में जाकर देखा तो इसकी वालिदा हंस पड़ी। क्या देख रही हो, एहजाम आया है। ये सुनना था कि इसने फैली हुई आंखों से इनकी तरफ देखा। कौन एहजाम? मैं किसी एहजाम को नहीं जानती। इसकी वालिदा ने इसे अपने पास किचन में बुलाया। नहीं जानती तो जान लो, तुम्हारा होने वाला शौहर है, तुम्हारे बाबा से मिलने आया है। तुम मिलना चाहती हो तो मिल लो। वो उछल कर दूर हुई। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी एहजाम से मिलने की, और ना मैं इससे शादी करूँगी। आया बड़ा मुझसे मिलने वाला, जाहिल गवार कहीं का। मुँह मुँह में बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे में आ गई और फिर पूरा दिन कमरे से बाहर ही ना निकली। वो रात देर तक बैठा इसके वालिदैन से गपशप करता रहा और फिर वहाँ से रवाना हो गया तो इसके बाबा कमरे में आए। बेटा, एहजाम से ज़रा सलाम दुआ ही कर लेती तो। इसने अपने बाबा को देखा। क्यों करती बाबा, मेरा अभी तक इससे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है। मंगेतर है तो मंगेतर बनकर रहे, शौहर बनने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी बात इसने कदरे आहिस्ता कही तो इसके बाबा ने हंसकर इसके सर पर शफकत से हाथ रखा। बस अब थोड़े दिन है बेटा, शादी की तैयारियां चल रही हैं। इसकी आंखों में पानी आने लगा। ये सब कुछ इतना जल्दी क्यों बाबा? इतनी जल्दी, इतना अचानक क्यों सब कर रहे हैं? मैं आप पर बोझ हूँ? इसके बाबा ने इसकी बात सुनी तो इसके बराबर में जगह बनाई। बेटा, बेटियां बोझ नहीं होती, बस इन्हें अपने घर का करना हर माँ बाप का ख्वाब होता है। और तुम तो हमारी इकलौती बेटी हो। अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो फिर तुम कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी? ये फिक्र हमें परेशान करती है। इसलिए हमने एक बार फिर से चाचू जान से राब्ता किया। हम सारे गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। माना कि हमने और तुम्हारी माँ ने पसंद की शादी की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका खमियाजा तुम भी भुगतो। हम तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान से अलग नहीं करना चाहते थे। और देखो, दादा जान ने कितने खुले दिल का मुजाहरा किया है और तुम्हें अपने सबसे बड़े पोते के लिए पसंद कर लिया है। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह ना सकी। वो इनसे कहना चाहती थी कि आप लोग मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बना रहे हैं। अगर आपको दादा जान और हवेली वालों से रिश्ता इस्तवार करना है तो वह बगैर किसी रिश्ते के कबूल किए भी हो सकता था। इसने दिल में सोचा और अपने वालिदैन के सामने ज़बान से कुछ कहना मुनासिब ना समझा। इसके सर में शदीद दर्द होने लगा। इसने चाय का एक कप बनाया और अपने कमरे में आई। तभी मोबाइल के मैसेज की ट्यून सुनाई दी। इसने मैसेज खोला। आपने एक बार भी अपना दीदार नहीं करवाया। अगर आप अपना दीदार करवा देती तो मुझे सुकून मिल जाता कि दादा जान ने मेरे लिए अच्छी खासी लड़की ढूंढ रखी है। ये पढ़कर इसके कान सुर्ख हुए और इसने फ़ौरन इस नंबर पर फ़ोन मिलाया। दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। समझते क्या हैं आप, कोई हीरो हैं आप? ये बात कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं आपको पसंद नहीं करती और ये रिश्ता दादा जान की वजह से तय हुआ है। मेरे माँ बाप मजबूर हैं क्योंकि वो अब अपने वालिद को नाखुश नहीं करना चाहते। लेकिन ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, करती थी और करती रहूँगी, क्योंकि मैं गाँव के जाहिल गवार लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती। इनकी रवायात की पासदारी मेरे
बस की बात नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस रिश्ते को मेरी तरफ से तो ख़त्म ही समझें। इसने मुकाबिल की बात सुने बगैर फ़ोन काट दिया। तब ही दोबारा से एक और मैसेज नसीब हुआ। इतना गुस्सा ये पढ़कर इसके माथे पर पड़े, बिलों में इजाफा हुआ। इससे भी ज़्यादा है अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे। ओह, तो ऐसी बात है, करें गुस्सा, मैं भी देखता हूँ कहाँ तक मेरी बर्दाश्त है। मैं अपनी बर्दाश्त को आजमाना चाहता हूँ। रुताबा का दिल चाहा कि वो इस शख्स का गला दबा दे जो खामखा ही इसके गले की घंटी बन रहा था। मैं आपसे शादी अगर लोगों के दबाव में आकर भी कर लूँगी तो जल्दी तलाक का मुतालबा करूँगी। इसने मैसेज भेजा तो फिर दोबारा से वहाँ से कोई मैसेज ही ना आया। वो मुस्कुरा दी। बस इतनी ही हिम्मत थी। अभी तो थोड़ी देर पहले बड़ा बढ़ चढ़कर कह रहे थे कि मैं बहुत बर्दाश्त करूँगा, और अब एक ही जुमले में चारों शाने चत हो गए। वह मुस्कुराते हुए मोबाइल एक तरफ कोने में रखकर अपने यूनिवर्सिटी के काम में लग गई। एक हफ्ते तक इसके यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात चलते रहे। दिन कैसे गुजरे इसे पता ही ना चला। इस मौजू पर फिर दोबारा इसके घर में कोई बात ही ना हुई। इसलिए इसने सोच लिया कि अब रावी हर तरफ चीन ही चीन लिख रहा है। लेकिन इस वक्त इसे हैरत का शदीद झटका लगा जब वो इम्तिहान देकर लंबी तान कर सो रही थी। इसकी वालिदा ने इसे झंझोड़ कर उठाया। क्या है अम्मी, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं और आप मुझे उठा रही हैं। जल्दी चलो, हमें गांव जाना है। तुम्हारे दादा जान की तबीयत बहुत ख़राब है, वहाँ जाना ज़रूरी है। वो आंखें मसलती हुई खड़ी हुई और इन्हें गौर से देखा। तो आप चली जाइए ना अम्मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरे जाने से दादा जान ठीक थोड़ी ना हो जाएंगे। ये सुनना था कि इसकी वालिदा ने इसकी कमर पर एक धमक्का जड़ा। पढ़ी लिखी होकर भी ये आदाब नहीं है कि किसी की अयादत को जाने पर कितना सवाब मिलता है। इसने मुंह फुलाकर अपनी वालिदा को देखा। और आप चाहती हैं कि मैं सारे सवाब एक साथ ही हासिल कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोग चले जाइए, मुझे नहीं जाना। वो दोबारा से अपने चेहरे पर कंफर्टर ओढ़कर सो गई तो इसकी वालिदा ने इसे जगाया। 10 मिनट के अंदर अगर बाहर तुम गाड़ी में ना आई तो फिर तुम देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनकी धमकी काम कर गई और वो जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। सुकून बर्बाद करके रख दिया है हवेली वालों ने, इसने बड़बड़ाते हुए कहा। तो इसकी वालिदा ने इसका ये जुमला सुन लिया। बाबा जान कहाँ है? वो सुबह सवेरे ही निकल गए हैं। इसने अपना माथा पीट लिया। चलो जी, अब ये कमी रह गई थी। इसने दिल ही दिल में सोचकर गाड़ी के पार देखना शुरू कर दिया। हसीन मनासिर के साथ गाड़ी कुछ ही घंटों में गांव की हदूद में दाखिल हुई और एक बड़ी सी हवेली के सामने जाकर रुक गई। इसने शान से खड़ी हवेली को देखा और नाक भवें चढ़ाने लगी। बस यही करना आता है, ये बड़े बड़े महालात बनाना। यहाँ गाँव की तरक्की के लिए इन्हें कोई इक़दामात नहीं करने। पढ़ाई तो जैसे इन्हें अपनी दुश्मन लगती है। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी जब इसकी वालिदा ने इसका हाथ पकड़कर दबाया। तुम्हें ज़रा अंदाज़ा नहीं है कि हमें एहसाम लेने आया था। तुम मुसलसल बड़बड़ा रही हो। ये सुनकर वो उछल पड़ी और इसने ड्राइविंग सीट की तरफ देखा तो वो सीने पर बाजू लपेटकर अपने ग्लासेस उतारते हुए इसे देखकर मुस्कुराया था। कैसी हैं आप? वो खजल सी हो गई और इसके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया नजर आने लगे। इसकी वालिदा इन दोनों को वहीं छोड़कर अंदर दाखिल हो गई तो वो भी तेज़ी से कदम उठाते हुए अंदर जाने लगी। तभी एहजाम इसके रास्ते में आ गया। मैंने आपसे पूछा कि कैसी हैं आप? दिखाई नहीं देता? अंधे हैं आप? आंखें क्या गिरवी रख दी हैं? ठीक ही नज़र आ रही हो ना? तो ठीक ही होंगी। अगर ठीक ना होती तो यहाँ ना होती। इसके इस कदर दिल जले अंदाज में जवाब देने पर एहजाम एक पल के लिए ठहर सा गया और फिर हंसते हुए इसकी तरफ देखने लगा। लेकिन वो वहाँ रुकी नहीं थी। छोटे छोटे कदम उठाते हुए हवेली के अंदर दाखिल हो गई। ये तो पटाखा है, पूरी की पूरी पटाखा। या अल्लाह, तो मुझ पर रहम करना। एहजाम ने हंसते हुए आसमान की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने खुदा को मुखातिब किया और फिर सर झटक कर अंदर आ गया। अरे मेरी बेटी आई है। ताईजान ने इसे देखा तो मोहब्बत से अपने पास बुलाया और इसका माथा चूमा। वो अजीब सी कन्फ्यूजन का शिकार हो गई। यहाँ हवेली में आते ही इसे तमाम लोगों ने बेहद मोहब्बत दी और मोहब्बत से नवासा। इसे ऐसा लगा कि जैसे इसने कुछ गलत कह दिया हो, लेकिन वो चुप रही। थोड़ी देर बाद इसके वालिद साहब दादा जान के कमरे से निकले और इसे और एहजाम को देखकर मुस्कराए। बेटा, तुम दोनों को दादा जान याद कर रहे हैं। ये सुनना था कि इसने मदद तलब निगाहों से अपनी वालिदा की तरफ देखा। जाओ बेटा, सोच क्या रही हो?
जिस तरह एहजाम के दादा हैं वो तुम्हारे भी दादा हैं। ताई जान ने इसका हाथ पकड़ा तो वो इनके साथ खड़ी हो गई और फिर दादा जान के कमरे में आकर बैठ गई। दादा जान इसे देखकर मुस्कुराए। मेरी पोती। उन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा और फिर उन्होंने एहजाम का हाथ थामकर इसके हाथ में थमा दिया। तुम दोनों एक हो जाओ, मैं यही देखना चाहता हूँ। बहुत सालों से तकलीफ सह ली, हुसैन मुझसे दूर रहा, लेकिन अब और नहीं। मैं हुसैन से बेहद मोहब्बत करता हूँ। वो मेरा छोटा लाडला बेटा था। कुछ हालात की वजह से वो हमसे दूर हो गया, लेकिन अब दोबारा रिश्ते मजबूत हो गए हैं। मेरा चल चलाओ ही ऐसा लगता है कि जैसे अभी सांसों की डोरी टूट जाएगी। पर मैं तुम दोनों को हंसता बसता देखना चाहता हूँ। खानदान को एक होना चाहिए। क्यों बेटा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? दादा जान की बात सुनकर इसने जाने क्यों अपना सर खामोशी से झुका दिया। इसकी आंखों में आंसू उभरने लगे। दादा जान प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। वो जाहिल गवार है, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो अपनी ज़बान खोलना चाहती थी, लेकिन दादा जान की बारोब शख्सियत देखकर इसने अपने आप को और अपनी ज़बान को ताला लगा दिया। दादा जान आप बेफिक्र होकर फैसला करें, मैं तो तैयार हूँ। अलबत्ता इनसे भी पूछ लीजिए। एहजाम ने फुटबॉल की गेंद इसी के कोर्ट में डाल दी तो वो हैरानी से इसे देखने लगे। बेटा तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है ना? तुम शादी के लिए तैयार हो ना? वो हाँ न कर सकी और ना कर सकी। इसने अपना सर झुका दिया तो दादा जान हंसने लगे। मेरी बेटी की खामोशी ही इसकी हाँ है और इसकी इजाज़त की गवाही है। वो उठकर वहाँ से बाहर आ गई। इसकी आंखों में बार बार पानी आने लगा। एहजाम वहीं अपने दादा जान से बातों में मसरूफ़ हो गया। इसे किसी खाली कमरे की तलाश थी जहाँ वो अपने आंसू बहा सके, और जल्द ही इसे कमरा खाली मिल गया। दरवाज़ा बंद करके वो घुटनों के बल बैठकर दरवाज़ा बंद करके वो अपना सर घुटनों में दिए बुरी तरह रो पड़ी। अम्मी बाबा ये आप सब क्या कर रहे हैं? मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ की रवायतों के दरमियान मैं कैसे रहूँगी? मेरा यहाँ दम घुटता है। इसने फ़ौरन से अपना सीना मसला और गहरी सांस लेकर फ़ज़ा के हवाले करने की कोशिश की। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हैरान हुई, इस वक्त कौन हो सकता है? इसने जल्दी जल्दी अपनी आंखें पोंछ लीं और दरवाज़ा खुला तो सामने एहजाम खड़ा इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, घबरा गई हैं आप? ये सुनकर इसका माथा ठनका और वो गुस्से में धाड़ी। आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो इसे देखकर रह गई। ये क्या बदतमीज़ी है, किसी के कमरे में इस तरह दाखिल होते हैं? एहजाम ने वहीं कुर्सी खींचकर बैठते हुए इसे गौर से देखा। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए बीबी साहिबा। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या मैं आपके कमरे में खड़ी हूँ जो आप मुझसे इस तरह सवाल कर रहे हैं? एहजाम ने इसकी आंखों में गौर से देखा। कॉन्फिडेंस तो बहुत है, बहुत पुरएतमाद लड़की हैं आप, लेकिन शायद आपको समझने में गलती हुई है। ये सामिया का कमरा नहीं है, मेरा ही कमरा है। और अब आप मुझे ये जवाब दीजिए कि आप मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के क्या कर रही थीं? अभी शादी थोड़ी ना हुई है, थोड़ी धीरज रखिए। इतनी भी क्या बेसब्री है कि आप? इसने बात करते हुए अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया और मैंने खेजी से इसकी तरफ देखा। एहजाम की ये बात और इसके अगले अधूरे जुमले को सुनकर इसके कानों से धुआं निकलने लगा। तुम जैसे इंसान के तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहती कि जाके तुमसे शादी करूं, और अगर कर भी ली तो फिर तुम याद रखना कि मैं तुम्हारी इस ज़िंदगी में शामिल होना कभी पसंद नहीं करूंगी। वो गुस्से में धारते हुए उंगली उठाकर इसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहकर बाहर निकल गई तो इसे दूर तक एहजाम का कहका सुनाई दिया जो इसका पीछा कर रहा था। बदतमीज़ कहीं का, इसने सामिया के कमरे में आकर दम लिया तो ताई जान अंदर दाखिल हुई। बेटा, शादी का जोड़ा पसंद कर लें। अगर तुम जाना चाहती हो तो एहजाम के साथ चली जाओ। वो फ़ौरन से इन्हें मना कर गई। नहीं ताई जान, मैं बस ठीक हूँ। इसकी आंखों से आंसू बहते बहते रुक से गए। दादा जान ने फैसला किया था कि फ़िलहाल इन दोनों का निकाह कर दिया जाए और फिर वक्त आने पर रुखसती होगी। एहजाम तो इस फैसले पर हवाओं में उड़ रहा था, लेकिन रुदाबा की जान पर बन आई थी। शाम होते ही सिताई जान ने अपने कमरे में बुलाया। ये देखो बेटा, तुम पर ठीक लगेगा ना? वो बेदिली से सारी चीज़ें देखने लगी।
ایک سے بڑھ کر ایک چیز انہوں نے اس کے لیے خریدی تھی۔ تم میری اکلوتی بہو ہو، میں چاہتی ہوں کہ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر چیز مکمل اور خوبصورت ہو۔ رودابا کا دل ایک دم سے اداس ہو گیا۔ کاش وہ یہاں آتی ہی نہ، یونیورسٹی ختم ہوتے ہی اسے یہ کیسی سزا ملی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب وہ دلہن بنی گاؤں کے لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی روایات، رسم و رواج سب مختلف تھے۔ اس نے تھکی تھکی نگاہوں سے چاروں اور نظر گھمائی۔ اسے احزام کہیں نظر نہیں آیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایجاب و قبول کے بعد اسے لا کر یہاں حویلی کے صحن میں بٹھا دیا گیا، جہاں خواتین ڈھول کی تھاپ میں تالیاں پیٹ رہی تھیں، اور وہ بے بسی سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ میں بہت تھک گئی ہوں امی، وہ جانے لگی۔ اس کی والدہ نے اسے روکنا چاہا، لیکن تائی جان نے اسے اجازت دی تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہاں سے اٹھی اور ایک کمرے میں چلی گئی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ کمرہ احزام کا ہے۔ حویلی بہت بڑی تھی، بھول بھلیوں والی تھی۔ وہ بار بار کمرے کی نشاندہی کرنا بھول جاتی، اور اس وقت بھی وہ غلطی سے احزام کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ زاروں کی طرح رو پڑی۔ یہ کیسی مشکل میں پھنس گئی تھی وہ شادی سے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن سب کچھ جیسے مٹی میں مل گیا۔ اس نے جویلری کھینچ کھینچ کر اتاری اور اپنا دوپٹہ اتار کر نیچے پھینک دیا۔ نکاح کے جوڑے کو دیکھ کر اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے الماری کھولی تو سامنے نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہاں موجود بےہودہ چیزیں جو شادی کی پہلی رات کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہیں، دیکھ کر اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ اس نے جلدی سے الماری بند کی اور پیچھے مڑی تو کسی کے چوڑے شانے سے جا ٹکرائی۔ وہ کوئی اور نہیں، احزام تھا، اس کا شوہر، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ اس نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا اور اس کی گردن پر موجود تل پر ہاتھ پھیرنے لگا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے، دور ہٹ جائیے، میں آپ جیسے جاہل گوار سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، رخصتی باقی ہے نا، تب تک میں ایسا منصوبہ بناؤں گی کہ دادا جان میری اور آپ کی علیحدگی کروانے پر تیار ہو جائیں گے۔ اس نے نادانی میں اپنا منصوبہ احزام کو سنایا تو اسے دیکھ کر رہ گیا اور اس کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑ گئی۔ کیا تم اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ احزام نے سینے پر بازو لپیٹ کر چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ ہنسنے لگی۔ بالکل، اور میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، لیکن خیر ہے، صرف نکاح ہی ہوا ہے نا۔ احزام نے یہ سنا تو ایک بار پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور وہ پیچھے کی طرف ہٹی، دیوار سے جا لگی۔ احزام نے ایک دیوار پر اور دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میڈم، جو آپ سوچیں گی وہی ہوگا۔ یہ صرف نکاح ہوا ہے نا، تو یہ رخصتی میں بھی بدل سکتی ہے، صرف میری اجازت کی ضرورت ہے۔ دادا جان تو ویسے بھی رخصتی چاہتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ شاید آپ کا دل میرے لیے بدل جائے، نکاح کے بعد کا عرصہ ایک دوسرے کو جاننے میں گزرے تو آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے، لیکن نہیں، آپ کے جیسی خودسر لڑکی سے یہ امید میں کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہے نا، آپ کو ہر کسی کو کچھ بھی کہنے کا لائسنس مل جاتا ہے، جیسے مجھے جاہل گوار اور اس حویلی کے لوگوں کو سخت سست سنانے کے سارے حقوق آپ کو مل گئے ہیں۔ لیکن خیر ہے، اب میں آپ کی ایک بھی نہیں سنوں گا، اور ہاں، رخصتی بھی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ اس نے زوردار انداز میں دروازہ بند کیا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں کر کے باہر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ تائی جان پھولوں کا ٹوکرا لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ بیٹا، کمرے کو سجانا ہوگا، احزام رخصتی کروانے کے لیے تیار ہے، تم بھی تیار ہونا، انہوں نے سرسری سا پوچھا اور پھر دوبارہ سے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ ملازمہ کو ہدایت کرنے کے بعد اسے لے کر ایک بار پھر سے نائمہ کے کمرے میں آئیں اور اسے سجانے لگیں۔ اتنی جلدی کیوں میک اپ خراب کر دیا؟ لیکن وہ تو جیسے کسی گہرے صدمے کے زیر اثر تھی۔ اسے ایک بار پھر سے دلہنوں کی طرح تیار کر کے احزام کے کمرے کے اندر پہنچا دیا گیا۔
ये सब इतना अचानक हुआ था कि वो इस नाइंसाफ़ी पर खुलकर एहतजाज भी न कर सकी। इसे एहज़ाम के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। अब कमरे का दरवाज़ा खुला और एहज़ाम अंदर दाखिल हुआ। इसकी खूबसूरत सी आंखों से आंसू बहते देखकर एहज़ाम एक पल के लिए रुक सा गया। काम ऑन यार, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वाकई में जाहिल गवार हूँ? इसने कोई जवाब ना दिया। इट्स ओके, मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस तुमने मेरी अना को ललकारा था, इसी वजह से मैंने रुखसती का फ़ैसला किया। लेकिन सच तो ये था कि मैं अभी रुखसती करना ही नहीं चाहता था। इसने शिकवा के निगाहों से इसकी तरफ देखा और बेड से खड़ी होकर वॉशरूम की तरफ चली गई। कमाल है यार ये लड़की, बीवी होकर भी इसने अपने हुस्न का दीदार तक न करवाया, ना मुँह दिखाई ली और वॉशरूम में घुस गई। एहज़ाम ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारा और वॉशरूम की तरफ देखता ही रह गया। काफ़ी देर बाद जब वो ना निकली तो इसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा खुलता ही चला गया। वो बेहोश होकर वॉशरूम में गिर गई थी। ओह मेरे खुदाया! वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ, इसे जैसे तैसे करके खड़ा किया। वो कपड़े बदल चुकी थी। इसने इसे अपनी बाहों में भरा और बेड पर लेटाया। पास रखा पानी का गिलास उठाकर पानी के छींटे इस पर मारे तो थोड़ी देर बाद इसने आंखें खोली। वो अभी तक रो रही थी। क्या हो गया है यार, कम ऑन, क्या मैं तुम्हें मॉन्स्टर दिखाई देता हूँ जो तुम इतना रो रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बगैर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। रुताबा ने रोते हुए अपने आंसू साफ किए और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। बहुत प्यारी लग रही थी, कम से कम मेरा इंतज़ार तो कर सकती थी ना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ तुम्हें मुंह दिखाई देता और तुम्हारी तारीफ़ करता, लेकिन तुमने ये अच्छा मौका गंवा दिया। एहज़ाम ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो इसे देखकर मुस्कुरा दी। देखो अब लग रही हो ना मेरी बीवी। ऐसा भी क्या रोना धोना यार, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगा। और जहाँ तक तुम्हें लगता है कि मैं जाहिल गवार हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई कि रुदाबा ने करवट बदलकर सोने की कोशिश की। वो कंधे अचकाकर रह गया और अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकालकर इसके आगे रखी। शायद वो डर रही है। एहज़ाम ने ये सोचकर अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए और फिर सोने के लिए बेड की दूसरी तरफ आया तो एक बार फिर से उठ गई। क्या हुआ, अब कहाँ जा रही हो? इसने सोफे की तरफ इशारा किया तो एहज़ाम ने अपना सर ही पीट लिया। रहम करो यार, अब तुम सोफे पर सोती हुई अच्छी लगोगी। वो इंतहाई बेदिली से तकिया उठाकर सोफे पर लेटने की कोशिश करने लगा और फिर जब इसकी नज़र रुताबा की तरफ गई तो वो थोड़ी ही देर में सो चुकी थी। अजीब इंसान है यार, मुझे यहाँ सोफे पर लटका कर खुद बड़े आराम से बेड पर सो रही है। वो बड़बड़ाते हुए सोफे से थक हार कर उठकर बेड पर आ गया और इससे फासला बना लिया। सबूत के लिए इसने इन दोनों के दरमियान तकिए भी रख दिए ताकि सुबह उठते ही वो इस पर चीखना चिल्लाना शुरू न कर दे। वैसे मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मेरा गुस्सा तो हवेली में मशहूर था, लेकिन यहाँ अपनी बीवी के सामने मैं भीगी बिल्ली क्यों बना हुआ हूँ? इसने खुद से रात के इस पहर सवाल किया तो खुद ही हंस पड़ा और इसकी हंसी की बुलंद आवाज़ जब रुताबा के कानों में पड़ी तो एकदम से फटी फटी निगाहें लिए इसे देखते हुए चीख मारकर इसी के गले से लग गई थी। वो गहरी नींद में डूबी हुई थी जब एहज़ाम के हंसने की आवाज़ पर डरकर इसी के पास आकर रोने लगी तो एहज़ाम ने अपना सर पीट लिया। यार तुम कितनी डरपोक हो, मुझे तो लगा था कि शहर की लड़की हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, तुम तो बस मेरी हंसी की आवाज़ से डर गई। तुम, क्या मैं इतना डरावना हो? वो कमर पर हाथ रखे इसे घूरते हुए पूछने लगा तो पहले तो इसे समझ ना आया कि हुआ क्या है, और जब समझ आया तो एक झटके से इसे अलग हुई और अपना दुपट्टा उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। रुख फेरकर अपनी नादानी पर दिल ही दिल में लानत भेजते हुए वो खुद को कोसने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गई जो इस शख्स के गले लगी? एहज़ाम ने इसके चेहरे पर लिखी तहरीर को पढ़कर इसका हाथ थामा था। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी बात सुनो। इसके इतने मोहब्बत भरे अंदाज पर रुताबा इसे देखकर रह गई। इसने इसका चेहरा थोड़ी से थामकर ऊपर किया और इसकी आंखों में देखने लगा। इस शादी से इनकार की वजह बता दो, अगर वजह दुरुस्त हुई और ठोस निकली मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ज़रा भी देर ना लगाऊंगा, बल्कि अभी इसी वक्त छोड़ दूंगा। बताओ तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? इसने इसका ये जारहाना अंदाज देखा तो इसका दिल लर्ज़ उठा। वो अब तक इसे नरमी से बात करता आया था, लेकिन अब इस सवाल के वक्त इसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी जिससे रुताबा को अपने अंदर तक सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई।
इसकी खामोशी तावील हुई तो एहसाम ने इसे संजीदगी से देखा। क्या किसी और को पसंद करती थी? गलती से यहाँ शादी हो गई। बता दो, अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो मैं खुद तुम्हारा निकाह इससे करवा दूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन मुझे वजह चाहिए। मैं बगैर वजह के नफरत बर्दाश्त नहीं करता। ये सुनना था कि इसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से गिरने लगे और वह बेचैन हो गया। यार, तुम्हें सारे हथियार आते हैं मुझे बेचैन करने के। चलो ठीक है, तुम तो ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। इसने इसके हाथों को थामकर अपने लबों से लगाया तो पहली बार रुदाबा ने कोई हरकत ना की। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार, और जहाँ तक ये बात है कि तुम मुझे जाहिल गवार समझती हो तो मैं जाहिल गवार नहीं हूँ। मैं इसी यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हूँ जहाँ से तुमने तालीम हासिल की है। मैं तो यहाँ गांव में होता भी नहीं हूँ, ज़्यादातर अपने शहर वाले घर में होता हूँ जहाँ अपना कारोबार संभाला हुआ है। तुम्हें शायद तुम्हारे वालिद साहब ने आधी मालूमात दी है। मैं इस हवेली में नहीं रहता और ना मैं अनपढ़ हूँ। तो अब क्या तकलीफ़ है तुम्हें? क्या मुश्किल है? क्या परेशानी है? तुम मुझे बताओ तो सही। अगर बताए बिना तुम इस तरह बिहेव करोगी तो ये ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं रहना चाहती? चली जाओ अपने वालिदैन के साथ वापस। मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा, और अगर रहना चाहती हो तो कम से कम मूड तो ठीक रख करो यार। इसने इस कदर मोहब्बत, नरमी, तवज्जो और शफ़क़त से बात की थी कि रुताबा ने अपने आंसू पहुँचे थे और फिर एकदम से इसके गले लग गई थी। एहसाम एक लम्हे के लिए ठहर सा गया। इसके हाथ फ़ज़ा में बुलंद थे और वह इसके सीने से लगकर रो रही थी। इसने रफ्ता रफ्ता अपने दोनों हाथों से इसे अपने बाहों के हिसार में लिया और इसकी पीठ सहलाने लगा। इट्स ओके यार, रोती क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा शौहर, बस चुप हो जाओ। इसने इसका चेहरा एक बार फिर से अपने सामने किया और अपने हाथों से इसके आंसुओं को पहुंचने लगा। मैं आपसे नफरत नहीं करती, बस मुझे डर लगता है यहाँ की रवायात से, इसलिए मैंने सख्त रवैया अपनाया ताकि आप मुझे खुद छोड़ दें। लेकिन मैं गलती पर थी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इसने अपने आंसू रगड़ कर रोती हुई आवाज़ में कहा तो एहसाम मुस्कुरा दिया। पागल लड़की, इतनी सी बात में तुमने इतने दिन लगा दिए, और मैं तो कसम से डर गया था कि अगर तुम्हें वाकई में इस रिश्ते से अलग होना पड़ा तो मैं तुम्हें किस तरह अलग करूँगा। मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अच्छा है तुम्हें अकल आ गई। अब तुम्हें मालूम हो गया है ना कि तुम्हारा शोहर तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। बचपन से अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम सुना है, तो ऐसे कैसे तुम्हें इतने सालों की मोहब्बत के बाद खुद से अलग कर दूं? वह इसे अपनी बाहों के हिसार में लेकर इसके चेहरे के करीब झुककर इससे पूछ रहा था तो वह शर्माने लगी। अब शर्माने का क्या फ़ायदा, इतनी प्यारी लग रही थी, तब तो जाकर मुँह धोकर भी आ गई। अब तुम्हें मुँह दिखाई नहीं मिलेगी। रुदाबा ने यह सुना तो अपनी आँखें हैरत से फैलाईं। अच्छा अच्छा बाबा, गुस्सा तो ना करो, देता हूँ। इसने हंसते हुए वो डिबिया जो इसके बराबर में रखी थी एक बार फिर से उठाकर इसके सामने की कि मैंने इस वक्त ली जब मैंने आखिरी साल यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त तुम्हें दाखिल होते देखा था, और तुम्हें पता ही नहीं था कि इस वक्त से आज तक मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि जब मैं तुम्हें ये अंगूठी दूँ। इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? इसने धीरे से कहा और आहिस्तगी से इसके सर से अपना सर टिकाकर इसकी आंखों में झांकने लगी। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। इसने अंगूठी निकालकर इसके हाथ में पहनाई और वहाँ अपने दहकते हुए लब रख दिए तो वो सिमट कर पीछे हुई। एहसाम इसके इस अंदाज पर सदके वारी जाने लगा, और यूं इन दोनों ने अपनी खूबसूरत रात का आगाज़ गिले शिकवे दूर करके कर दिया था। मोहब्बत दूर खड़ी मुस्करा रही थी कि इसके दिल में जो गलतफहमी थी वो दूर हुई तो वह अपने महरम को अपना आप सौंपने के लिए तैयार थी, और एहसाम ने इसे इंतहाई नरमी से अपनी बाहों में भरकर मोहब्बत से नवाजा था, और वह इसकी इस अदा पर वो दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए शुक्रगुजार हो रही थी। ख़त्म शुद्ध। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये नॉवल कैसा लगा? आखिर में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद नए दिलचस्प नॉवल पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।